Good morning, बच्चों. Today I'm starting the topic DNA packaging. But before that, एक छोटा सा सिद्धांत जो है, which is very important, जो बहुत important है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ये सिद्धांत है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी इसको कहा जाता है अणुजैविकी का जैविक सिद्धांत या आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय हठधर्मिता. एंड ये जो सिद्धांत था वॉज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक. ये फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था. इस सिद्धांत में क्या कहा गया? इस सिद्धांत में यह कहा गया कि जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो फ्लो करती हैं, उनका बहाव जो होता है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से अल्टीमेटली वो प्रोटीन के रूप में अनुवादित होती हैं. यानी आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं वो डीएनए से आरएनए में पहुंचती हैं और आरएनए से फिर अल्टीमेटली प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होती है. ये था सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था. डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुलेखन कहलाती है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो वह प्रक्रिया कहलाती है अनुवादन, यानी कि ट्रांसलेशन. आगे चलकर इस सिद्धांत में दो चीजें और ऐड कर दी गई. पहली चीज क्या ऐड की गई? पहली चीज ऐड की गई कि डीएनए जो होता है ये अपनी कॉपी बनाने में सक्षम होता है. डीएनए से डीएनए बनने का एक प्रोसेस होता है और वह प्रोसेस कहलाता है, वह प्रक्रिया कहलाती है डीएनए प्रतिकृतिकरण, यानी डीएनए रेप्लिकेशन. और इसी के साथ दूसरी चीज जो ऐड की गई इस सिद्धांत में वह यह थी कि आरएनए से भी डीएनए बनने की प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया अनुलेखन के ठीक उलट होती है, रिवर्स होती है. इसलिए इसको रिवर्स अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. तो ये दो नई चीजें और इस सिद्धांत में ऐड की गई और इस तरह से ये सिद्धांत जो था ये इसने अपना मूल रूप धारण किया. अब आते हैं हम, हमारा जो मेन टॉपिक था यानी कि डीएनए पैकेजिंग, डीएनए कुंडली का पैकेजिंग. तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं हम. और पैकेजिंग का मतलब समझने के लिए कुछ साधारण से उदाहरण है जिनके द्वारा मैं ये पैकेजिंग क्या होती है, क्यों होती है, क्यों जरूरी है, उसको मैं समझाऊंगा. एक उदाहरण मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं. हम लोग या आप लोग जब कभी ट्रैवल करते हैं, सफर में जाते हैं, तो हम अपना बैग अपना जो होता है वो अपने साथ लेके चलते हैं और बैग में हम तमाम चीजें, तमाम सामान जो होते हैं बैग में पैक करते हैं. पैक करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम बैग में अपने कपड़े भी रखते हैं और कपड़ों के साथ साथ अन्य सामान भी उस बैग में रखते हैं. तो अगर हमको अपने कपड़े और अन्य सामान रखने हैं बैग में तो हम उसके लिए क्या साधन अपनाते हैं? हम अपने कपड़ों को फोल्ड करके रखते हैं. अगर हम अपने कपड़ों को बिना फोल्ड किए ही बैग में रखने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें अन्य सामान जो होगा वो उसमें नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उसके लिए जगह नहीं बन पाएगी. या आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि अगर हम बिना तह लगाए, बिना फोल्डिंग के ही अगर हम अपने सामान को किसी बैग में रखने की कोशिश करें तो उनके लिए जगह नहीं हो पाती है और हमारा पूरा सामान जो होता है उस बैग में नहीं आ पाता है. तो बैग में सामान जो है हमारा, वो सामान ठीक से आ पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? कपड़ों को और अन्य सामानों को बिल्कुल व्यवस्थित तौर पे फोल्ड करके, या जैसे कपड़ों की बात कर रहा हूं मैं, तो कपड़ों को हम क्या करते हैं? फोल्ड करके बैग के अंदर रखते हैं ताकि अन्य सामान के लिए भी जगह बन जाए. ये चीज कहलाती है पैकिंग. इसी तरह से अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है ये बहुत ही बड़ा अणु होता है. इसकी लंबाई काफी होती है. डीएनए अणु जो होता है एक वृहद अणु होता है और इसकी लंबाई काफी लंबा होता है. इसलिए एक कोशिका में इसकी पैकिंग करनी बहुत जरूरी है. अगर इसकी पैकिंग नहीं हुई तो ये एक कोशिका के अंदर समाहित नहीं हो सकता है. तो अब डीएनए कितना लंबा होता है? अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, यानी असीम केंद्रकों की बात करें, जैसे कि उदाहरण के लिए ई कोलाई, ये बैक्टीरिया जो है, ये जीवाणु जो है, ये प्रोकैरियोट है और ये असीम केंद्र की है. और
इसमें जो डीएनए होता है वो डीएनए लगभग 1500 से लेके 1700 माइक्रोन, 1500 से लेके 1700 माइक्रोन लंबा होता है, या 1.5 मिलीमीटर से लेके 1.7 मिलीमीटर लंबा होता है। 1.5 मिलीमीटर से लेके 1.7 मिलीमीटर तक ये लंबा होता है। जबकि जो जीवाणु जो होता है खुद में उसकी लंबाई जो होती है वो केवल 2 माइक्रोन होती है। तो जीवाणु जो है, इस जीवाणु के अंदर ये जो डीएनए है ये किस प्रकार से समाहित होता है, इसके लिए इसकी पैकिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो हम देखेंगे आगे पैकिंग किस प्रकार से होती है। इसी प्रकार से अगर हम मनुष्य की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम लोगों के शरीर में अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे शरीर में लगभग 10 की घात 14 कोशिकाएं होती हैं, यानी 10 टू द पावर 14 सेल्स होते हैं हमारे शरीर में। और प्रत्येक कोशिका के अंदर, ईच सेल के अंदर, इन ईच सेल देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, या हम 46 गुणसूत्र बोल सकते हैं, या साधारण भाषा में अगर हम कहें तो हमारे एक कोशिका के अंदर 46 डीएनए अणु होते हैं, 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। और अगर हम एक कोशिका में मिलने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनकी अगर हम लंबाई की बात करें, यानी कि एक कोशिका में जैसे बताया कि 46 गुणसूत्र होते हैं, इन 46 गुणसूत्रों की अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई अलग अलग होती है। ये गुणसूत्र सभी के सभी गुणसूत्र एक समान नहीं होते हैं लंबाई में, इनकी लंबाई अलग अलग होती है। छोटे से छोटे गुणसूत्र की लंबाई जो होती है 1.5 सेंटीमीटर, और बड़े से बड़े गुणसूत्र की जो होती है 8.4 सेंटीमीटर। छोटे से छोटा जो होता है 1.5 सेंटीमीटर का होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो 8.4 सेंटीमीटर लंबा गुणसूत्र होता है। तो अगर हम इन सभी गुणसूत्रों को, यानी कि इन 46 गुणसूत्रों को मिला दें तो इनकी कुल लंबाई जो होती है लगभग 2 मीटर के आसपास हो जाती है। और अगर केंद्रक की व्यास की बात करें, एक कोशिका और कोशिका के अंदर भी केंद्रक, तो केंद्रक की अगर व्यास की बात करें, अगर हम डायमीटर की बात करें, केंद्रक के व्यास की बात करें हम, अगर उसकी हम व्यास की बात करें, इसकी बात करें, तो ये लगभग 4 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन होता है। अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग व्यास होता है, तो लगभग ये 4 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन होता है। जबकि अभी भी जैसे बताया मैंने कि सबसे लंबे गुणसूत्र की जो लंबाई होती है वो 8.4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब शरीर में जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि हमारे शरीर में लगभग 10 की घात 14 कोशिकाएं होती हैं, 10 टू द पावर 14 कोशिकाएं होती हैं। और इन सभी कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए को अगर हम इकट्ठा कर लें तो उस डीएनए की लंबाई जो हो जाती है वो लगभग होती है 2 गुणा गया 10 की घात 14 मीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर, या अगर हम इसको किलोमीटर में परिवर्तित करें तो ये हो जाता है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर। ठीक है। अब पृथ्वी की परिधि की बात करें, अगर हम ये पृथ्वी का जो परिधि है, इस परिधि की अगर हम बात करें तो ये परिधि होती है पृथ्वी की कुल केवल 4 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर होती है। जबकि हमारे कुल डीएनए की, हमारे शरीर में मिलने वाली तमाम कोशिकाओं की जो डीएनए की कुल लंबाई जो होती है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर होती है। और पृथ्वी की परिधि जो होती है वो केवल कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। इसी तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। और यहां पर भी जो हमारा शरीर में मिलने वाले कुल डीएनए की लंबाई जो है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर। तो अगर हमारे डीएनए इस लंबाई में उसको फैलाया जाए तो वो लगभग 100 बार इस लंबाई के चक्कर लगा सकता है। हमारा डीएनए जो है वो इस लंबाई के 100 बार फैलकर चक्कर लगा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितना लंबा डीएनए होता है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये डीएनए जो होता है ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता, ये शरीर के अंदर ही
उन कोशिकाओं के अंदर पैक रहता है। अगर हम देखें अपनी कोशिका की बात करें तो कोशिका जो होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है। ये बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देती है। हमारे शरीर की कोशिका बिना माइक्रोस्कोप बिल्कुल नजर नहीं आती है। और अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा उस कोशिका को देख रहे हैं तो फिर उस कोशिका के भीतर उपस्थित उससे भी छोटा केंद्रक होता है। जैसे अभी बताया था, केंद्रक जो होता है वो उसका व्यास जो होता है लगभग 4 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन के बीच होता है, या अलग अलग साइज का होता है। 4 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 6 माइक्रोन भी हो सकता है, 7 माइक्रोन भी, लेकिन ये 4 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन के बीच में होता है इनका। और इस छोटे से केंद्रक में इतने लंबे डीएनए को पैक होना होता है। वो कैसे होता है उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो पैकिंग होती है, ये जो डीएनए इसके अंदर समाहित होता है, ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? यही प्रक्रिया कहलाती है पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग। तो अगर मैं इसमें एक चीज बताऊं आपको तो ये है कि जो डीएनए जो अभी मैंने बताया कि 2 × 10⁻11 किलोमीटर लंबा होता है, वो डीएनए केंद्रक में समाहित होने के लिए क्या करता है? अत्यधिक ही कुंडलित और संघनित हो जाता है। द डीएनए बिकम हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड। जो डीएनए होता है वो कैसा हो जाता है? एक तो कुंडलित हो जाता है, फोल्ड ले लेता है बहुत ज्यादा, और दूसरा क्या होता है? संघनित हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। और जब बहुत ही ज्यादा ये हमारा अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ये डीएनए आगे चलकर क्या करता है? बहुत ज्यादा कुंडलित हो जाता है, और कुंडलित होने के साथ साथ क्या होता है? कंडेंस हो जाता है, यानी कि एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। इसकी लेंथ जो होती है वो भी घट जाती है और साथ में कंडेंस हो जाता है। तो हाईली कॉइलेशन और कंडेंसेशन की वजह से एक बहुत विशेष संरचना का निर्माण होता है, और वो संरचना कहलाती है क्रोमोसोम। तो डीएनए अणु केंद्रक में समाहित होने के लिए जिस संरचना के रूप में अपने को ढालता है वह संरचना कहलाती है गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। इस प्रकार से हमारा इतना लंबा डीएनए जो होता है वो इस छोटी सी संरचना यानी कि केंद्र के अंदर समाहित हो पाता है। तो किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, यानी कि डीएनए की पैकेजिंग की प्रक्रिया क्या होती है, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। टिल देन बी सेफ, स्टे होम एंड बी सेफ।